Hello students, welcome to the next session. Okay, in this session we will study your 10th chapter, that is origin and evolution of life. ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में क्या समझना है ये सबसे पहले देखते हैं. ओके, तो जब आप आपका चैप्टर ये ओपन करते हो then you will see some theories about origin of life. Okay, and how the organisms are uh, they are evolved. Okay, how they are evolved ये आपको समझ में आएगा. तो so there are various theories of this evolution, that is theory of special creation, then cosmologic theory, theory of spontaneous generation or theory of abiogenesis, then theory of biogenesis. ठीक है, then modern self assembly theories. So these are the mixture of some theories. Okay, तो आपको ये समझ में आएगा कि there are steps in each and every theory. Okay, and they are connected to each other by some or other bond. Okay, तो ये theories आपको समझनी है. Then there is some concept like chemical evolution. Okay, वो आपको समझना है. मतलब सबसे पहले इस चैप्टर में अगर आपको किसी बात के ऊपर अगर स्पेशल ध्यान देना है तो वो है थियोरी. ओके, वेरियस थियरीज, बिकॉज these theories are very important and they have their own significance. Okay, सो आपको सब थियरीज अच्छे से पता होनी चाहिए. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग कॉलम्स बना सकते हो. कॉलम का टाइटल देंगे आप, वो जो थियरी का नाम होगा वो आप देंगे, और उसमें से जो पॉइंट्स है ना, कुछ अगर पॉइंट्स आपको ऐसे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो पॉइंट्स आप उसमें लिख के रखेंगे. ओके, ताकि आपको बाद में सिर्फ वो पॉइंट्स रीड करके पता चले कि वो थियरी एग्जैक्टली क्या करती है. ओके, देन आफ्टर these theories, there comes a very important topic, that is the formation of various biomolecules. Okay, origin of various biomolecules. So this part is also very important. ठीक है, तो उसमें भी कौन से कंपाउंड्स कैसे कैसे इवॉल्व हुए, उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको नेक्स्ट ये जो इसका पार्ट है उसमें सीखना है. ठीक है, देन देर आर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. ओके, जैसे कि थेरीज इंपॉर्टेंट है वैसे एक्सपेरिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दीज एक्सपेरिमेंट्स दे हैव आल्सो सम और अदर significance. Okay, so there are various experiments mentioned in your textbook. ठीक है, तो हर एक एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, ओके, उसकी प्रोसीजर क्या थी, और उसका हाइपोथेसिस क्या था, और उसका इन्फरेंस क्या निकला. ओके, इतना आपको पता होना चाहिए. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, then there comes another important topic, that is organic evolution. तो वो क्या है, उसमें क्या उन्होंने मेंशन किया है, वो सबको ये सब आपको पता होना चाहिए. सो एक्चुअली दिस इज आल्सो थियरी. ओके, वो भी एक थियरी है. एंड व्हेन वी आर स्टडिंग डिफरेंट थियरीज, वन इम्पोर्टेंट थियरी कम्स, दैट इज डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ओके, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस निकला. ओके, ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्या करना है, सीखना है. ओके, देन स्पीशिएशन कैसे होता है. ओके, तो आइसोलेशन कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स में, वो आपको समझना है. ठीक है, देन देयर आर वेरियस एविडेंसेस सपोर्टिंग दिस थियोरी. सो एविडेंसेस क्या है, ठीक है, सो एनाटॉमिकल कैसे चेंजेस वहां पे होते हैं. ओके, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. सो दीज आर दी एविडेंसेस. ओके, देन जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ना, तो उस पे ज्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, पर इट इज बेटर इफ यू लर्न दोस पीरियड्स एंड एरा. ओके, तो उनके नाम भी अगर आपने लर्न करके रखे, और ईच एंड एवरी पीरियड एंड टाइम स्केल का अगर आपको एक यू कैन से एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट पता है ना, तो ये अच्छा होगा. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है. ठीक है, देन देर आर वेरियस टर्म्स. ठीक है, सो वो भी हमें समझने हैं अच्छे से. तो ये चैप्टर जो है ना, ये आपके बेसिक्स
क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन कनेक्टिंग लिंक्स। सो इंडिविजुअल्स के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो क्या कैसे इवोल्यूशन होता गया, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, ये आपको समझना है। ओके, देन एप्स, एप्स में कैसे हुआ, मतलब मैन में कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हमें समझना है। ठीक है, सो उसका जो हिस्ट्री है वो समझना है। ओके, सो ये आपका क्या है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। सो अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर का एक समरी लेते हो तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, थियोरीज से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, थियोरीज आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है। फिर उसके बाद थियोरीज से स्टार्ट करते हैं हम। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है कि उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए लोगों ने। ओके, फिर उस एक्सपेरिमेंट्स के लिए एविडेंसेस क्या है। ओके, और वो जो एविडेंसेस है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के केस में कैसे प्रूव होते हैं या कैसे रिजेक्ट होते हैं। ओके, ये इतना सब कुछ हमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ या इस आपके चैप्टर में देखना है। ओके, so very interesting chapter, very important chapter. Okay, and if you are ready to give your 100% to study this chapter, then this chapter is just enjoyment and nothing. Okay, so there are various important biological facts you will get to know while studying this chapter. Okay, so let's start. Yes. So very first question, and that's very important question, is the force that initiates evolution is. Okay. So which is the force which initiates the phenomenon of evolution? So variation, mutation, extinction, and adaptation. Okay. So what is variation? Variation means you can say this variation can be anything. Okay. Means variation in genome, variation in anatomy. Okay, variation in physiology. Okay, so that variation can be anything. So that variation, then mutation means change in your genome. Then extinction means you can say um, vanishing of a species. And adaptation means getting habitual to changing environment. Okay, so evolution जो phenomenon है वो आउट ऑफ दी ऑल ऑफ दिस किससे उसको एक की मिलती है। ओके, वो कैसे शुरू होता है। सो व्हाट कैन बी द आंसर, लेट्स सी द आंसर। आंसर इज वेरिएशन। ओके, सो वेरिएशन इज द फोर्स दैट इनिशिएट्स इवोल्यूशन। ओके, मतलब अगर सालों बाद भी अगर वही जीनोम है, वही फिजियोलॉजी है, वही एनाटॉमी है, तो इवोल्यूशन कहाँ पे है। ओके, सो getting adapted to changing environment and derivating some or other variate of the parental, or you can say original, you can say makeup of that individual is nothing but the evolution. So variation is the principal force that initiates evolution. Okay, next. Okay, dash is a vestigial organ. So intestinal villi, papillae, vermiform appendix, and none of the above. So which is the vestigial organ? Okay, so आपको ये पता होगा कि vestigial organ किसे कहा जाता है। So what is the vestigial organ? First of all, vestigial organ आप किसे कहते हैं कि जिस organ का evolution, मतलब evolution के पीरियड में, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ये कहने की स्टाइल है। ओके, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। सो इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन there are some or other you can say organs present in the that organisms that are very functionless. Okay, so these are useless to the animals, hence their presence is not required. Okay, so
but however their presence is not required, but they still continue to exist, okay, and before they degenerate and disappear in the process of evolution. So these are the vestigial organs. So you have options: intestinal villi, papilli, vermiform appendix, and none of the above. So what's the reason? What's the answer? Answer is vermiform appendix, okay. So, vermiform appendix is still seen in humans as a functionless organ. Okay. तो उसका function क्या था? Okay. तो it helps in cellulose digestion in herbivores and mammals. Okay. So cellulose के digestion के लिए क्या होता था? उसका use होता था. Okay. पर अब क्या होता है कि जो ये है एनिमल्स है और यू कैन से ह्यूमंस है, वो जो है ना, वो डायरेक्टली रॉ फूड तो खाते नहीं है. नॉनवेज भी अगर खाते हैं तो वो डायरेक्टली से एनिमल्स को रॉ फॉर्म में नहीं खाते हैं. ओके, सो वी हैव द प्रोसेस ऑफ कुकिंग. ओके, so that vermiform appendix which meant to be made for the cellulose digestion. तो cellulose का intake ही नहीं है अब. Okay, so there is no function of that organ, so it is a vestigial organ. Okay, is it clear? Okay, we'll see the next. The earliest geological time period among the following is, so there are some geological time period, and earliest one is, so this is your you can say question. So Cambrian, Permian, Jurassic, and Quaternary. So which is the earliest time period, geological time period? Okay, so what's the answer? Okay, so which is the answer? So answer is, let's see, answer is Cambrian. Okay, so Cambrian is the earliest geological period. Okay, so how many million of years ago you can say? So see the Cambrian period. So 570 to 4600 millions of years ago. Okay, सो उसमें कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न आपको क्या मिलेंगे? सो ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला वर established at that time. Okay, then trilobites were dominant. Okay, so what is trilobites? So it is the subclass of the phylum Arthropoda. Okay, then they were primitive metazoans were there, then sponges, synandrians, primitive eukaryotes, scanty fossils were there, prokaryotes were there. Okay, so then two eras were combined in Cambrian period. Which of them? Proterozoic and Archaeozoic. Okay, so it is the earliest time period you can say. So origin of life was there, but no recognizable fossils. Okay, so answer is Cambrian. So Cambrian is the earliest period, while Quaternary is the latest period. Okay, next. Yes, the experiment that stimulated conditions thought to be present on the Earth, early Earth. Okay, so Hershey and Chase experiment, Giger and Madsen experiment, Miller and Urey experiment, and Schleien experiment. Okay, so which was the experiment which demonstrated the conditions present on the early Earth? So what is the answer? Okay, so answer is Miller and Urey experiment. Okay. So as I told you earlier, so experiments are very much necessary to study. Okay, तो आपको वो समझना बहुत ही नेसेसरी है कि उस एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या था. ओके, एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच सपोर्टेड द थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. ओके, सो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया. ओके, in support of Oparin's theory of chemical evolution after 30 years of its presumption. ठीक है, तो उन्होंने एक वर्किंग एविडेंस उसके लिए दिया. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो ऐसे गैसेस का, अर्ली अर्थ पे जैसे गैसेस का मिक्सचर होता होगा वैसा उन्होंने वो जनरेट किया. ठीक है, और वहां पे उन्होंने क्या किया? वहां पे उन्होंने वो कंडीशंस तैयार की आर्टिफिशियली. ओके, एंड दे
provided a vital proof, okay, that the essential building blocks, that is nucleotides, amino acids for the first living organisms could have been formed on primordial earth. okay, so उन्होंने वो प्रोटीन का कैसे ये हुआ होगा, प्रोटीन कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा, वो उन्होंने सब कुछ उसका क्या दिया, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया. ठीक है, so that was the importance or you can say significance of their experiment. okay, तो लेबोरेटरिकल कंडीशंस उन्होंने तैयार की, जो अर्ली अर्थ के जो कंडीशंस होते होंगे उसका उन्होंने क्या किया, तो डेमोन्स्ट्रेशन दिया. ओके, इज इट क्लियर? ओके, okay, so which is the next question? Let's see. Okay, example of a homologous organ. Okay, so homologous organ की examples क्या है? So the arm of a human, wing of a bird, wing of an insect, wing of a bird, leg of a dog, leg of a spider, and none of the above. Okay, so you can spare just a 1 minute to find the answer. Okay, homologous organs कौन से है? So this type is very important. Okay, ये इस chapter में से ये homologous organs कौन से है, ठीक है, ये ऐसे questions आ ही सकते हैं. So these are very important questions. Okay, so what are homologous organs? First of all, you need to understand which is the homologous organ, what are homologous organs actually, वो हमें पहले पता होना चाहिए. ठीक है, so just take 1 minute to solve this question. Okay, so uh, let's see the answer of this question. So answer is the arm of a human and wing of a bird. Okay, so these are the homologous organs. Okay, तो उसका एनाटॉमिकल जो ये है स्ट्रक्चर है. ओके, तो उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन के आर्म्स का और बर्ड्स के विंग्स का, ठीक है, वो कैसा है, वो सिमिलर है. ओके, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है. ओके, सो see the definition of homologous structures. They are organs or skeletal elements of animals and organisms that by virtue of their similarity suggest their connection to a common ancestor. So we can say humans and birds can be originated or could be originated from a common ancestor. Okay, okay, let's see the next question. Okay, primordial soup is a set of hypothetical condition on ancient earth first proposed by, so Dmitry Vanosky, Alexander Oparin, Dmitry Anishin, and Nikolai Shatsky. So who was the scientist who proposed the primordial soup theory? Okay, so what is the primordial soup first of all? So this is the theory again. Okay, so the idea of primordial soup was originally proposed by, first of all, who was that scientist? So he was Alexander Oparin, okay, and John Haldane, okay, as a possible explanation for the creation of life on our planet. Okay, the theory states that if energy is added to the gases that made up Earth's early atmosphere, the building blocks of the life would be created. मतलब जो gases present है ना Earth पे, उस पे क्या करना है? Just energy add करनी है. Okay, and when you add the energy factor to the gaseous conditions present on the earlier Earth, the life can be originated. Okay, so this was the theory. Okay, and what was that primordial soup exactly? So that soup was the mixture of chemical environment, or you can say mixture of gases present on the earlier earth. Okay, is this clear? Okay, so this was the very important theory, and that was proposed by the Oparin and Haldane. Okay,
चलो, so it is also called as the hot dilute soup. Okay, so describe the sea containing molecules of these organic substances in abundance as the hot dilute soup or primitive broth. Okay, is it clear? Okay, the unique feature of this broth was that the molecules did not show any degradation. Degradation means the breakdown, as there was no free oxygen and the enzyme. So no degradation was there. Okay, chalo. Next, which condition can be explained by Lamarckism? Okay, so how giraffes got their long neck, how humans lost their tail, how humans became bipedal, and all of the above. So Lamarckism states that when you perform a particular, you can say particular function or particular process, generation by generation, that will be that will get adapted to your body. Okay, so this is the Lamarckism theory explained by Lamarckism. So what's the answer? Answer is all of the above. Okay, so जिराफ्स को लॉन्ग नेक क्यों मिली? क्योंकि उनको उनका फूड मिलने के लिए उनकी जो नेक है वो ऊपर करके उनका क्या करना पड़ा, उनका फूड जो है वो कंज्यूम करना पड़ा. तो इसलिए आफ्टर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम दे गॉट देयर लॉन्ग नेक. देन ह्यूमंस की टेल्स क्यों लॉस्ट हुई? क्योंकि उसका यूज नहीं था. ओके, सो दैट इज लैमार्किज्म कि टेल का यूज ही नहीं था कुछ, इसलिए ह्यूमंस की जो टेल थी वो वैनिश हुए. देन ह्यूमंस जो पहले वो टेट्रा पीडल थे वो बाइपीडल कैसे हो गए? बिकॉज उनके जो ये है, उनके जो आर्म्स है उनका अलग यूज होने लगा और चलने के लिए उनका जो इस्तेमाल था वो कम होता चला गया. सो इसलिए वो बाइपीडल बन गए, वो दो पैरों पे चलने लगे. Okay, so all this can be explained by Lamarckism. Next, observation of species on dash heavily inspired Darwin's theory of evolution. Okay, so कहाँ पे species का जो observation हुआ था जिससे डार्विन की जो इवोल्यूशन की थियरी थी वो इंस्पायर हो गई. सो जो रिसर्च वहां पे लिया है या यू कैन से प्लेसेस है वहां पे, इलादा, क्वेमादा ग्रैंडे, ग्वाटेमाला, फेरो आइलैंड्स एंड गैलापागोस आइलैंड्स. So answer is Galapagos Islands. Okay, so that was the place where all the Darwin's theory of evolution prepared actually were prepared. Okay, so वहाँ पे डार्विन ने जो observations की है, okay, तो उससे उससे इंस्पायर्ड होके उसने वो थियरी प्रपोज की. Okay, so finches were the birds on which he did his experiments. Okay, and thus those finches are known as Darwin's finches. Okay, next. Okay, dash was considered as a missing link between reptiles and birds. Okay, so Archaeopteryx, Pteranodon, Avimimus, and Caudipteryx. So which was considered as a missing link between reptiles and birds? So answer is Archaeopteryx. Okay, so that group was considered as a missing link between reptiles and birds. Okay, yes, is it clear? Chalo. Next, okay, the oldest mineral discovered so far was dash, which dates back to 4.4 billion years. Okay, so this type of questions are also important. ठीक है, जो directly आपके syllabus से या book से related नहीं है. Okay, but still they are originated on the basis of the facts or the text given in your book. Okay, so these are known as, you can say, um,
इसके इसके एनालाइजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, एनालिसिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ओल्डेस्ट मिनरल कौन सा है जो 4.4 बिलियन ईयर्स एगो उसका हमें डेट मिलता है? सो आयरन, जिरकन, cadmium and silicon. So just make a guess. What could be the answer? Answer is zircon. Okay, zircon was the oldest mineral discovered so far. Okay, and उसका period देखिए आप, क्या period आता है उसका? 4.4 billion years. Okay, so see the significance of that zircon. Okay, so उसका अगर आपने कलर देखा तो एक्चुअली वो स्टोन है, ऐसा ब्लू कलर का उसका ब्लू कलर होता है उसका एक्चुअली। ओके, तो स्टोन है वो एक्चुअली, ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, और उसका केमिकल नेम है जिरकोनियम सिलिकेट। ठीक है, जिरकोनियम सिलिकेट इज द केमिकल नेम। ओके, सो वो जो उसका जो यू कैन से उसका जो ऑकरेंस है वो कहाँ पे है? इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। ओके, and it occurs as a common and accessory mineral। ठीक है, सो ये इसका सिग्निफिकेंस है। और ये ओल्डेस्ट, मतलब अब हमें लगता है कि आयरन होगा ओल्डेस्ट, बट नो, आयरन इज नॉट द ओल्डेस्ट। ओके, जिरकॉन है। ओके, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, pigeon, platypus and panda are, okay, so homothermic, picalothermic, hyperthermic and none of the above. So what's the answer? You just take 1 minute to think. Okay, so let's see the answer. Answer is homeothermic. Okay, so what is the meaning of homeothermic? They can maintain their body temperature. Okay, so there are some characteristics of homeothermic animals. Okay, so we need to study those characteristics. Okay, homeothermic. Okay, so an organism that maintains its body temperature at a constant level, usually above that of the environment by its own. Okay, they have some physiological activity, or you can say metabolic activity. By virtue of it, they can maintain their body temperature. So platypus, panda, okay, these are the organisms which can maintain their body temperature. Okay, is it clear? Okay, next question. The last common ancestor of humans is, okay, so common ancestor of humans, last, latest. Okay, so pan troglodytes, homo neanderthalensis, then lemuroidea and dromaeosaurus. Okay, so let's see. So answer is pan troglodytes. Okay, it is the last common ancestor of humans. Okay, chalo next. An example of convergent evolution is, okay, just read the options. What are the options? So wing of hawk moths, the wing of hawks, teeth of domestic dog, teeth of a wolf, wings of a Zoospeza magnironthus, and wings of Zoospeza fortis, and none of the above.
Okay, so answer is wing of hawk moths and the wing of hawks. Okay, convergent evolution. Okay, so first of all, we need to see what is the meaning of this convergent evolution. Okay, so convergent evolution is the independent evolution of similar features in species of different periods of, or you can say epochs in the same time. Okay, so convergent evolutions में क्या होता है कि आपको सेम फीचर दिखता है पर वो अलग अलग स्पीशीज में होता है और उसके स्पीशीएशन का जो पीरियड होता है ना वो भी अलग अलग होता है. ओके, आया समझ में? सो ये इसका एक्चुअल मीनिंग है. So wing of hawk moths and the wing of hawks, so you can see the similar feature in their wings. Okay, but if you want to study the speciation period, so that period will be different in both of these individuals. Okay, chalo next. On the origin of species was written by, okay, ये जो book है जो evolution के basic theories explain करता है, okay, वो किसने लिखा है? Okay, so actually question is very simple. Okay, so what's the answer? Answer is Charles Darwin. Okay, जो गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस पे उसने जो ऑब्जर्वेशन किया और जो थियोरीज उसने फिक्स की, तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो हमें ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके उसके इस बुक में मिलता है. ओके, आया समझ में? चलो नेक्स्ट. When did dinosaurs die off? Okay, so ये जो डायनासोर्स थे वो कब गए? Okay, so what is the answer? 105.1 million years ago, 65.5 million years ago, 75.5 million years ago, and none of the above. So what could be the answer? So you can study this question as you can say factual knowledge. Okay. So answer is 65.5 million years ago. Okay. Chalo. Next. Which of the following rock provides more fossils? Okay, so आपको पता है fossils rocks में मिलते हैं, ठीक है? तो इनमें से कौन सा rock है जो ज्यादा से ज्यादा fossils provide करता है? So lithographic rocks, igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. So what's the answer? Answer is sedimentary rocks. Okay. So these rocks provide maximum fossils, and for the formation of fossils, the structure of these rocks is very helpful. Okay, always remember. So or I would say each and every type of rock you must be known. Okay, of तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उनके ऊपर थोड़ा सा हम देखते हैं. देखो कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक दैट आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड सब्सिक्वेंट cementation of mineral or organic particles on the floor of oceans or other bodies of water at the earth's surface. So ये जो रॉक है ना ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मराइन कंडीशंस में मिलेगा. ओके, वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, ठीक है? तो वहां पे आपको वो ये रॉक मिलेगा और फॉसिल्स के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रॉक है. ओके, नेक्स्ट. द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज, ओके, इवोल्यूशन का यूनिट क्या है? ओके, so individual, population, race and species. So where you will see the effects of evolution. So basic unit क्या है? So हमें इंडिविजुअल लगता है पर इंडिविजुअल नहीं है उसका आंसर. उसका आंसर है population. Okay, is that clear?
सो आपको पूरे के पूरे पॉपुलेशन में उसके इफेक्ट्स मिलते हैं. ओके, सो पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन. यस, लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड. लाइफ सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? ओके, सो इन वाटर, इन एयर, ऑन ट्री, ऑन लैंड. ओके, कहाँ पे सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी? ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन and we know this from our childhood. Okay, so answer is in water. Theory, various theories suggest that life was originated in water. Okay, next, which of the following is absent in free form at the time of origin of life? Okay, so free form में इनमें से कौन present था? So hydrogen, ऑक्सीजन, एमोनिया एंड कार्बन. ओके, सो फ्री फॉर्म में इनमें से कौन सा गैस प्रेजेंट था, और यू कैन से कौन सा बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट था? ओके, सॉरी, एब्सेंट था. प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट था. फ्री फॉर्म में कौन एब्सेंट था? So oxygen was absent. So that was the reason where that was the reason of the absence of degradation of the biomolecules present on the early earth. Okay, so आप कुछ भी पेपर पढ़ी है इसके ऊपर, या यू कैन से बुक्स पढ़ी है, वहां पे आपको दिखेगा कि जो कुछ भी प्रिमोडियल सूप था या बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, वेरियस गैसेस प्रेजेंट थे, तो उनका डिग्रेडेशन और यू कैन से उनका ब्रेकडाउन होता ही नहीं था बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन ऑन द अर्थ. ठीक है, सो this was the basic reason, and thus at the time of origin of life this oxygen was absent, and you can say the life was originated as the anaerobic organisms. Okay, सबसे पहले anaerobic organisms, microorganisms form हुए, ऐसे ये theory कहती है. Okay, next, what is hot prebiotic soup? ये एग्जैक्टली सूप क्या था, किसे कहते हैं हॉट प्रीबायोटिक सूप? सो मिक्सचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हॉट वाटर, मिक्सचर ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन प्रिमिटिव सी एंड वाटर विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो एग्जैक्टली सूप कैसे कहते हैं? प्रीबायोटिक. सो सी द नेम, बायोस, बायोस मीन्स लाइफ, प्रीबायोस, प्रीबायोटिक मतलब बिफोर लाइफ. ओके, एंड सूप यू नो, we know the meaning of soup. ओके, सो लाइफ के पहले जो सूप प्रेजेंट था वो किसे कहते हैं? ओके, सो व्हाट्स द आंसर? Answer is mixture of chemicals present in primitive sea. Okay, and that is known as the hot prebiotic soup. Okay, and why this is referred as hot? Because of the heat present because of that chemicals. Okay, so that's why that soup, or you can say that mixture, is referred as hot prebiotic soup. Another terminology is there. क्या टर्मिनोलॉजी है उसके पीछे? और एक कि you can say it is diluted. So why it is called as diluted? Because those chemicals were present in the sea, primitive sea. Okay, and because of presence of that water, that is known as diluted hot primitive, or you can say prebiotic soup. Okay, is it clear? Okay, next. Yes, so the earth was formed about, earth कब form हुई? 3.6 billion years ago, 10 billion years ago, 4.6 billion years ago and 15 billion years ago. So कब ये जो earth थी वो सबसे पहले form हुई? Okay, so you can spare some time to solve this question. So this is also you can say factual question, fact based question. Okay, ये एक्चुअली यू कैन से अप्रोक्सीमेशन है,
ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई 100% कह नहीं सकता कि अर्थ जो है वो तभी फॉर्म हुई थी, ऐसे कोई कह नहीं सकता है। ओके, सो व्हाट कुड बी द आंसर? सो रिमेम्बर आंसर इज 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, और ये जो है सारा स्टडी वो कैसे उन्होंने किया, मतलब कैसे उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अर्थ कब फॉर्म हुई। तो उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने बहुत सारे वहां पे रेफरेंसेस निकाले या और फॉसिल्स का स्टडी किया, डेटिंग किया। ठीक है, तो तब पता चला कि ये जो अर्थ होगी ये अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो की, तब ये अर्थ सबसे पहले फॉर्म हुई होगी। ओके, ऐसा उन्होंने उनका वो जो अप्रोक्सीमेशन था, और यू कैन से एक जस्ट गेस था, वो था। although it is a guess or although it is an approximation, it is based upon some or other evidences. Always remember that. Okay, is it clear? So answer of this question is C. Okay. Okay, so we will stop here. Okay, so we have solved 21 questions, and in next lecture we will solve another 21 questions. Okay, so just go through the chapter. Okay, study each and every theory and each and every experiment very carefully. Okay, और यहाँ पे जो evidences दिए हैं वो भी आप अच्छे से study करोगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, जस्ट अ मिनट, यस, वी विल स्टॉप हियर। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस लेक्चर। ओके, आपको पता होगा कि अब हम हमारे आई थिंक 3 ही चैप्टर्स बाकी है, सो वी आर अबाउट टू फिनिश our syllabus and finish our course. Okay, तो आपकी एग्जाम भी डिक्लेयर हुई है, सो स्टडी हार्ड। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, you have my number, you can call me, you can message me. Okay, so see you in the next session. Okay, thank you so much and all the best.